पहले the question number 1 is what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? मीन्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री का, उसमें जो नेपोलियन ने अपने बुक में अपने नेपोलियन कोड में जो चीज़ें बताई थी उसके बारे में बताना है, राइट? सो आंसर इज, और हमेशा एसएसटी के पेपर में आपको पॉइंट्स में लिखना है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर रिमूव्ड. जो प्रिविलेजेस दी गई थी बर्थ्स के बेस पर उनको हटा दिया गया था. सेकेंड पॉइंट, फेडरल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड एंड पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सेफ्रॉन एंड मैनुअल ड्यूज से उनको भी हटा दिया गया था, फेडरल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था. थर्ड पॉइंट, टाउन्स और जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी रिमूव कर दिया गया था. टाउन्स में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स था उनको काफ़ी इम्प्रूव किया गया था, और जो स्टैंडर्डाइज वेट था, मेज्योर्स था एंड कॉमन नेशनल करेंसीज थी, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था नेपोलियन के कोड में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है. The question number second is briefly explain the process of unification of Italy. So the answer is political fragmentation. Like Germany, Italy was also politically fragmented. Means Italy भी politically fragmented, that divide था. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. Italy 7 state में divide था, लेकिन उसमें से एक state ऐसा था of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian prince. लेकिन एक state ऐसा था जिसको Italian prince rule करता था. The second is role of Giuseppe Mazzini made efforts to unite Italian Republic. उनके efforts से he had formed secret society. उन्होंने young Italy को बनाया for achieving his goal. The third is role of Count Cavour. He was a chief minister who led the movement to unify Italy and he formed, उन्होंने एक tactful diplomatic alliance बनाया फ्रांस के साथ and defeated the Austrian forces को हरा दिया. The third is role of Giuseppe Garibaldi. इन्होंने गैरिबाल्डी जो थे उन्होंने भी एक आर्म वॉलेंटियर्स फॉर्म बनाया, और इन 1960 में दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम्स ऑफ द टू सिलिसीज एंड सक्सीडेड, और वो सफल हुए इन ड्राइविंग आउट, भगाने में किसको? द स्पेनिश रूलर्स को. सो इन 1860 में जो विक्टर इमल सेकेंड थे वॉज प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. So question number third is what steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? Means French revolutionaries ने क्या क्या स्टेप लिए ताकि एक collective identity बन सके French peoples के बीच में. So क्या क्या स्टेप्स थे? So the answer is number 1, the ideas of ला पाट्रे एंड द ले साइटविन एम्फासिस के इनके ऊपर जोर दिया गया. मीन्स द फादरहुड एंड द सिटीजन्स के ऊपर जोर दिया गया. द सेकेंड इज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वॉज चोजन. द थर्ड इज द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ. द फोर्थ इज द इलेक्टेड बॉडी ऑफ सिटीजन्स रीनेम एज अ नेशनल असेंबली, उसका रीनेम रखा गया नेशनल असेंबली. द फिफ्थ इज न्यू हिम्स वर कंपोज, मतलब जितने भी पोएट्स थे उन्होंने नई नई पोएट्स हैं, जितनी भी कविताएं थी उन्होंने कंपोज करने लगे. ओस वर टेकन, शपथ ली गई. मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, मीन्स उनके जो शहीद हो जाते हैं उनके उस पर जो उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो बनाई गई. He centralized administrative systems was implemented. And the ninth is formulated uniform laws बनाए गए. A uniform system of weights and measures were adopted, वो अपनाए गए. French became the common language of the nation, और French जो थी वो common language बन गई नेशन की. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे steps किए गए French revolutionaries के द्वारा. So question number 4 is the decade of 1830 had brought great economic hardship in Europe. Support the statement with argument. Means जो decade थी 1830 वो किस तरीके से economic hardship लेके आई, economic problem लेके आई यूरोप में. So the answer is there was enormous increase in population all over Europe. Means सबसे पहली प्रॉब्लम इकोनॉमी में कब आती है? जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इसी तरह यूरोप में हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी क्रिएट हो गई.
द सेकेंड पॉइंट इज देयर वर मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट। तो जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जॉब सीकर्स भी बहुत होंगे। जॉब सीकर्स मतलब जॉब को ढूंढने वाले। एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं था लेकिन जॉब को ढूंढने वाले लोग बहुत थे। द थर्ड पॉइंट इज पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। और जो रूरल एरियाज थे यानी गाँव से लोग अर्बन एरियाज की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्लम क्राउडेड हो रहा था। राइट, वहाँ लोग झोपड़ झट्टी में लोग रह रहे थे सिटीज़ में छोटे छोटे घर बना के। इसकी वजह से सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही थी। द फोर्थ पॉइंट इज स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस शिफ्ट कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन्स मेड फ्रॉम गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो टाउन्स में, वो भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस कर रहे थे क्योंकि उनको इतनी चीप मशीन्स मिल रही थी जिससे वो अपना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे। The fifth point is peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations। और जो बेचारे peasants थे उनके ऊपर भी बर्डन था फ्यूडल ड्यूज का। मीन्स जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी संपत्ति थी, वो भी एक बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के अंदर रखी गई थी ताकि उनका लोन चल सके। तो वो भी बहुत सफ़र कर रहे थे। एंड द सिक्स पॉइंट इज राइज ऑफ फूड क्रॉप्स। क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी जाहिर सी बात है जो फूड क्रॉप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, उनके प्राइस बहुत हाई हो गए। बैड हार्वेस्ट सिस्टम हो गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म मीन्स होता है पॉवर्टी स्प्रेड हो गई, यानी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इन टाउन एंड कंट्रीज़ में। तो ये सारी चीज़ें 1830 में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ इन यूरोप में। किसके कारण? ड्यू टू द राइज इन पॉपुलेशन के कारण ये सब उनको झेलना पड़ा। So question number fifth is why did nationalist tensions emerge in Balkans? Or the idealistic liberal democratic sentiment of nations become a narrow creed with limited ends, support a statement in the context of Balkan nationalism in the early 19th century। right, इस तरीके की जो ऑर्डर क्वेश्चंस हैं उनका आपको एक ही आंसर लिखना है कि बल्कन में क्या क्या टेंशंस थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण ये सब हुआ। सो द आंसर इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द टेंशन टू इमर्ज इन बल्कन वॉज बिकॉज द पीपल एस्पायर टू नेशनलिज्म। मीन्स वो लोग सब नेशंस चाहते थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जो मेजर पोर्शन था बल्कन्स का वो किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। एंड दे ट्राई टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक्स। वो मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहते थे लेकिन और वो चेंजेस चाहते थे अपने इंटरनल बैकवर्डनेस में, क्योंकि उनका स्टेट बहुत बैकवर्ड था और वो चाहते थे कि मॉडर्न टेक्निक्स उनके स्टेट में डेवलप हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, बट दे डिडंट सक्सीड। तो जिनके कारण उनके जो स्टेट्स थे उनके आपस में ही बहुत जेलसी थी। राइट, सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज जेलसी। तो सबसे पहला कारण जेलसी था। So there was a jealousy among the Balkan state and each hoped to expand their boundaries at the expense of other। और हर स्टेट ये चाहता था, बल्कन के अंदर जितने भी जो स्टेट थे वो चाहता था कि हम एक दूसरे की बाउंड्री को बढ़ाते जाएं। राइट, एक दूसरे को ऑक्यूपाई करते जाएं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द आइडियोलॉजी ऑफ यूरोप वाज चेंज एंड द लिबरल फीलिंग्स वर नैरोड डाउन विद द लिमिटेड एंड्स। एंड जो इनटॉलरेंस थी वो फॉलोड हो गई थी अमंग द ग्रुप्स में एंड दे वर रेडी टू फाइट अ वॉर। और यहाँ तक वो लोग एक दूसरे से फाइट करने को भी तैयार हो गए थे। राइट, जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट, अगर हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यूपी वाले सोचें कि हम बिहार को भी अपने अंडर में कर लेंगे या बिहार वाले सोचें हम राजस्थान को कर लेंगे, तो इस तरीके से एक वॉर की स्थिति आ जाएगी। तो वही चीज़ बल्कन स्टेट्स में थी। क्लियर। सो सेकेंड इज अ पावर स्ट्रगल। जैसे रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, द यूरोपियन पावर्स वर इंटरेस्टेड टू एक्सपैंड देयर ओन इम्पेरिज्म। वो लोग ये चाहते थे खुद का अपना एक कंट्रोल करें। जितने भी ट्रेड कॉलोनीज, नेवल, मिलिट्री पावर्स थी, वो सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स थी विच ऑल द यूरोपियन पावर्स वर स्ट्रगलिंग फॉर। वो सब स्ट्रगल कर रहे थे इसको पाने के लिए। एंड दे वर ऑल वेरी कीन ऑन कंट्रोलिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स एंड एक्सटेंडिंग देयर ओन। वो चाहते थे कि दूसरों की पावर्स को हम कंट्रोल करें और अपनी भी पावर को साथ साथ बढ़ाते रहें। तो ये सारी चीज़ें बहुत फेस करी जा रही थी बल्कन स्टेट्स में। तो इथनिक वेरिएशन, द थर्ड पॉइंट इज जो बल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन था। वहाँ पे बहुत सारे जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस थे जिसकी वजह से जो आज कॉम्प्रोमाइजिंग मॉडर्न डे में जो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैक्डोनिया, कोर्सिका, बोस्निया, जो हर्गोनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया और जो मॉन्टेनिया, ये जितने भी स्टेट्स हैं इनके जो इनहेबिटेंट्स हैं वो जाने जाते थे एज ए स्लेव्स, एक गुलाम की तरह वो जाने जाते थे। द फोर्थ पॉइंट इज
डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जितना भी एक बड़ा हिस्सा था, अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये आपको पता है, जो आइडियाज थे ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म के इन द बल्कन्स टुगेदर विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। और इसी कारण यानी रोमांटिक नेशनलिज्म के कारण ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव हुआ, आपस में इतना बड़ी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ था। द फिफ्थ पॉइंट इज द सब्जुएशन, मतलब होता है कंट्रोल करना। मीन्स जब आप देखते हो कि आपके सामने कोई वीक बंदा खड़ा है तो आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहोगे। ये चीज़ बल्कन स्टेट में थी, हर एक स्टेट दूसरे स्टेट पे कंट्रोल करना चाहता था। तो इसमें सून मेनी फॉरेन पावर्स जो थी वो अटेम्प्टेड टू सब्जुएट मतलब कंट्रोल करना दीज न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर वो अपना कंट्रोल करना चाहती थी। और जो बल्कन पीपुल थे वो कोशिश करते थे ट्राई टू क्लेम इंडिपेंडेंस बाय यूजिंग हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। और जो बल्कन पीपुल थे वो कोशिश कर रहे थे कि एक बार वो फिर से इंडिपेंडेंट स्टेट बने। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। बल्कन के बारे में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ बल्कन की स्टेट के थ्रू, या किसी भी तरीके से अगर आप बल्कन के बारे में क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको यही आंसर लिखना है।